हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसे कि आप लोग कल ज्योग्राफी का वीडियो देखे थे जो कि ऑब्जेक्टिव था, और आज हम लोग उसी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज लेकर आए हैं। और हम कल ही बोले थे कि एक एक करके हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी रहेगा उसे हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ताकि टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगा। तो आज हम लोग जो आए हैं वो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव, ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं, मात्र 10 सब्जेक्टिव है, जो कि 10 बहुत लाजवाब सब्जेक्टिव है। क्योंकि टोटल फर्स्ट चैप्टर में 31 सब्जेक्टिव है, जो कि 31 को हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो आज हम लोग को पार्ट 1 पढ़ना है और उसके बाद हम लोग गते करके सारा सब्जेक्टिव देख लेंगे, ताकि ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाए और अच्छे से जो सब्जेक्टिव हम अभी सोल्व करवाएंगे उसे अच्छे से कॉपी में लिख ले, ताकि याद करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहता है क्या। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि इस बार 2025 में यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम क्या है कि भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके अंतर्गत हम 5 टॉपिक बताए थे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, ये सारे बताए थे। उस सबको सब्जेक्टिव में हम लोग कन्वर्ट किए और जितना भी हो हम लोग सारा 5 चैप्टर को मिला करके सब्जेक्टिव 31 सब्जेक्टिव है, उसे हम लोग पारी एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देख लेंगे। तो अभी हम लोग जो है पार्ट 1 है, जो कि पार्ट 1 में यानी बिल्कुल भी आसान भाषा में हम लोग जो आज सब्जेक्टिव देखेंगे पार्ट 1 है। आज का क्लास जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी इसी तरह से मिलेगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आने की भारत संसाधन एवं उपयोग में जो फर्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है वो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। संसाधन को परिभाषित कीजिए, यानी संसाधन को परिभाषित कीजिए। कितना लाजवाब क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ये भी आए, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग आसानी से बताएंगे क्या, वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है उसे संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है, जैसे ये पेन देख रहे हैं, ये भी मानव के लिए उपयोगी के लिए है, ये भी संसाधन है। बल्ब है, बल्ब भी संसाधन है। डिजिटल इधर सामने है, ये भी संसाधन है। चेयर है, चेयर संसाधन है। आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं उस मोबाइल भी संसाधन है, या आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो लैपटॉप भी संसाधन है। आने की मानव के द्वारा जो भी कुछ भी उपयोगी में आ जाए वो सारा का सारा क्या हो सकता है, संसाधन हो सकता है, ठीक है। जैसे में भूमि, जल, पेड़, पौधा इत्यादि ये मानव की जरूरत के लिए उपयोगी है, इसलिए ये भी सब क्या है, संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, अथवा संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। अब इसको भी हम लोग देखेंगे क्या करके क्या कहता है कि वर्तमान समय में संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है, जिसके कारण संसाधन समाप्ति के कगार पर पहुंच सकता है। अतः सतत पोषणीय विकास को बनाए रखने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। देखिए गते देखिए संसाधन जो भी चीज थे, क्या हो सक रहा है कि बहुत सारे ऐसे चीज है कि गते एकदम खत्म होने के कगार पर है, और उसको हम लोग को देख रेख करना, जैसे पेड़ पौधा बहुत जगह पे अभी देखिए क्या है, अभी वीडियो में देख रहे होंगे। तो अभी क्या फिलहाल वर्तमान में बताएं कि वर्तमान में पेड़ पौधा की भी अच्छी तरह से लोग जहाँ तहाँ सरकार जहाँ तहाँ पे पेड़ पौधा लगाने के लिए अनुमति दे दिया गया। बहुत सारे रोड के किनारे में लग रहा है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग के लिए लग रहा है, हम लोग को उपयोगी के लिए लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी गर्मी भी हो जाता है तो पेड़ पौधा के कारण सही से वर्षा न हो पाता है, न सही से हम लोग को हवा मिल पाता है। बहुत ऐसी सारी समस्याएं हैं जिसके कारण हम लोग को देखना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, कहता पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मान जाती है। ये भी कितना अच्छा और छोटी सी सवाल है।
कहता है पवन अपवर्तन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है, यानी कर दी जाती है। बहुत अच्छा। आने की जो फसल जो कृषि है, कृषि मतलब सबको पता होना चाहिए, खेती है ना, जो भी खेती बाड़ी करता है उसे पता होगा, किसान के बाल बच्चे सबको पता होना चाहिए। कृषि के बीच जो घास की पट्टियां हैं उसको हम लोग विकसित की जाती है। नेक्स्ट, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण के कारकों का क्या करें, उल्लेख करें, जो कि हम लोग मृदा के बारे में पढ़े थे। मृदा 6 प्रकार के हम लोग बारे में पढ़े थे, मिट्टियां है ना। मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक है, जैसे में चट्टान, जलवायु, खनिज, कण, वनस्पति, जैव पदार्थ, समय इत्यादि, ये सारे मृदा निर्माण के कारक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में, अगर एग्जाम में पूछे कि मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अगर आप भी आराम से कॉपी में उतारते चले सारा सब्जेक्टिव, मृदा निर्माण के कारकों का क्या करें, उल्लेख करें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, भी आइए। कहता है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। इन मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। देखिए बहुत अच्छा बात। कहता है पहले हम लोग जलोढ़ मृदा में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी की विस्तार है। ये जितना भी राज्य बताए हैं, यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। अब मिट्टी में क्या क्या पाई जाती है, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती है। अगर पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन फसल उगाई जा सकती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गन्ना, चावल, गेहूं, मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत हम लोग विस्तारित कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। अभी जस्ट ऊपर देखिए, नीचे भी आ गया, क्योंकि नदियों के जल द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। दिखता होगा बरसात के दिन में, अभी मौसम वही है, बरसात के दिन में जब वो पानी ऊपर से वर्षा होती है तो बहुत सारे नदियां में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, जिस कारण के बहुत सारे मट्टी कट कट के गिर चलता है। वही सारा बोल दिया क्या कि नदियों के जल द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। आने की आया पानी एकदम हाल चल गया, एकदम प्योर सीधा, है ना। इसमें इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि फसल उगाई जाती है, जो कि हम लोग ऊपर में भी देखे थे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग भी अच्छे से देख रहे थे, सारे क्वेश्चन को एक करके, और जितना भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा मैं सारा क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, और आप अच्छे से एक नोट्स बना करके अच्छे से याद कर जाए। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अच्छे नंबर, SST में बहुत सारा बच्चा को डर लगता है, तो मैं सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट कर दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना सके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका हुआ है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। VVI ये जो क्वेश्चन है ना बाप, बहुत बार पूछ चुका है, अब बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा है क्वेश्चन। खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। लो, नई जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आ जाती है, जलोढ़ मिट्टी नदी बहा करके चलाता है, जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी। कहता है कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होता है। अलग अलग प्रकार की मिट्टियां चलाता है। जलोढ़ मिट्टी में नदी बहा करके आएगा तो अलग अलग नए मिट्टी आएगा कि नहीं, कि हर साल वही रहेगा, नहीं, अलग अलग हो जाएगा। अब दूसरा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नए को खादर, पुराने को बांगर, याद रहेगा। नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुराने मिट्टी को बांगर, याद हो गया, राइट। हंस रहा है सब।
यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यह मिट्टी कम तो अधिक। बोलेगा कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, तो बोलेंगे सर खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है। आनी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। कंप्लीट हो गया? बोलो यस सर कि ये वाला क्वेश्चन आएगा इस बार, कभी भी छूटेगा नहीं। बोलो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? तो चलिए हम लोग देखते क्या कहता है। कहता है फसल चक्रण में दो खाद्य फसलों के बीच एक दलहन फसल को लगाया जाता है। दलहन की फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है जिससे मृदा का संरक्षण होता है। इस प्रकार फसल चक्र मृदा संरक्षण में सहायक होता है। आराम से पहले समझे क्या बोला, इसे सुनो। पहले एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ें कि अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, कारा से सुनो। कहता फसल चक्रण में दो खाद्य फसलों के बीच एक दलहन फसल को लगाया जाता है। देख रहा क्या बोला कि दो खाद्य फसलों के बीच एक दलहन फसल। देखा होगा कभी कभी ऐसे फसल लगाया जाता है, दो सीजन अलग अलग लगाया, यानी कि एक ही समय में अलग अलग लगाया, फिर उसके बाद बीच में कुछ दलहन वाला फसल लगा दिया। जैसे दलहन में क्या कौन कौन सा फसल आ सकता है? मसूर का, अब मसूर होता ना, जैसे बहुत सारा चना का है ना, ये सारे दलहन में देखा कि नहीं? अभी देखिए भादो भी आ गया है, अभी जैसे ही एक कटेगा यानी 4 महीना 3 महीना के बाद जैसे ही धान कट जाएगा उसके बाद देखना तुरंत दलहन फसल लग जाएगा ना। तो उसी तरह से कहता दलहन की फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है जिससे मृदा का संरक्षण होता है, मिट्टी जो है मजबूत रहता है। इस प्रकार फसल चक्र मृदा संरक्षण का सहायक होता है। और देखता है हर बार एक ही बार अलग अलग चीज नहीं हो जाता है, गेहूं भी उसी में, चना भी उसी में, धान भी उसी में, बहुत तरह से सब उसी में कर दिया जाता है। अब बताइए समय समय के अनुसार ऐसा थोड़ू है कि भादव में कर देगा चना और जब गेहूं लगाने का समय रहेगा तो लगा देगा धान। तो हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नेक्स्ट कि नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं कितने लाभों का? 2 लाभों का। कहता है नदी घाटी परियोजना में 2 लाभ निम्न है। पहला बाढ़ नियंत्रण और दूसरा विद्युत उत्पादन। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन अगर फिर आएगा तो बोलो यस सर लिख देंगे। बोलो यस सर, एक कंप्लीट हो जाएगा। कौन? बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का क्या करें? वर्णन कीजिए। कहता है भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारक हैं। पहला, कल कारखाना में अपशिष्ट को नदियों में बहाना। दूसरा है नदियों के किनारे कूड़ा करकट आदि को बहाना। तीसरा है मृत जीव जंतुओं को नदियों में फेंकना। ये सारे चीज देखा होगा कि नदियों में बहुत सारे चीज। अब बताइए मरे हुए जीव जंतु बहुत सारे रहते हैं, नदी में फेंक देता है, कूड़ा कचरा रहता है सब नदी में चल जाता है। बहुत ऐसे सारे चीजें क्या जो नदी के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बहा दिया जाता है। खास करके शहर के किनारे में जो भी है तो जितना भी सारा गंदगी रहता है सारा का सारा नदी में डाल देता है, जिसके कारण वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज का हम लोग को ये 10 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग भी 10 में अगर 10 का 10 अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 10 का एक क्वेश्चन को क्या करें? पहले लिख ले और पर डे 2 क्वेश्चन पर डे याद करें। मैं 10 अभी किया हूं, 10 पार्ट 2 में, 10 पार्ट 2 में, और फिर 10 हम लोग कर लेंगे क्या? पार्ट 3 में। और इतना में चैप्टर 1 का आने की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का सारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग पहले ही क्लास में कर लिए हैं, और जैसे ही सब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा तुरंत उसके बाद हम लोग कृषि
जो चैप्टर है उसको ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, फिर इस सारे चीज़ से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अच्छा लगा हो तभी लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। मैं इस तरह से मेहनत करते ही रहूँगा और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।